दोस्तों नमस्कार। जयदीप पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं दीपक कोहली। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मेघना शर्मा जी, जो इतिहास से पीएचडी हैं और पत्रकारिता में इन्होंने बीजीएमसी और एमजीएमसी की है और कई पुस्तकें भी लिख चुकी हैं। मैम, आपका जयदीप पत्रिका के इस मंच में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जी मैम। मैम, शुरू करते हैं। मैम, हिंदी साहित्य को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि दो काव्य संग्रह आपने लिख चुके हैं, जिनके नाम है माँ होती हूँ जब, और दूसरे का नाम है रफू की हुई जिंदगी। देखिए, मैं अगर कहना चाहूँ, आपने मुझसे सवाल पूछा कि हिंदी साहित्य को मैं कैसे देखती हूँ, तो मैं ये बताऊं कि मैंने साहित्य को नहीं देखा, बल्कि साहित्य ने मुझे देखा है। मुझे जी। ऐसा महसूस होता है। जी। क्योंकि आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जी। हिंदी साहित्य से डिग्री अगर पूछी जाए तो मेरे पास हिंदी साहित्य की कोई डिग्री नहीं है। ना ओके। मैंने ग्रेजुएशन में कभी हिंदी साहित्य पढ़ा, ना जी। पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी साहित्य पढ़ा। लेकिन हिंदी साहित्य के प्रति बचपन से मेरे मन में ललक थी। कविताओं के प्रति, कविता मैं कहूंगी कि मेरा पहला प्रेम है, पहला प्यार मेरा कविता है। और जब छोटी सी थी, स्कूल में थी, तब स्कूल की मैगजीन से कविताएं लिखने का ये धीरे धीरे जो सफर शुरू हुआ, वो सफर चलता ही चला गया और इतना बड़ा हो गया कि अब अपने संग्रह भी छपवा लिए, और संग्रह छपवाने के बाद अब उपन्यास विधा में भी मैं उतर रही हूँ। तो हिंदी साहित्य को मैं इस प्रकार देखती हूँ कि मैंने स्वांत सुखाए इसे अधिक महसूस किया। अपने आप को जब मैं कविता लिखती थी तो मैं रिचार्ज महसूस करती थी। हमेशा मुझे यह महसूस हुआ कि मैं जिस जैसे हम कोई फिल्म देखकर जाता है, उसका मूड फ्रेश होता है, कोई कहीं घूमने जाता है, कोई ट्रैवलिंग करके अपना मूड फ्रेश करता है। मेरे साथ यह स्थिति रही कि जब कभी भी मैं उदास थी, होता है लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो जब कभी मैं लो फील करती थी, उस समय अगर मैं कोई कविता रच देती थी, तो वो रचना रचने के बाद वो मेरी लो फीलिंग अपने आप खत्म हो जाती थी। तो हिंदी साहित्य ने मुझे एक बालक की तरह पाला है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि उसने मुझे देखा है। मैंने उसकी इतनी केयर नहीं की जितनी साहित्य ने मेरी केयर की है। तो मुझे कॉन्फिडेंस देने में, मेरे मोराल को बूस्ट करने में, मुझे उत्साह से भरने में और मुझे पूरा सशक्त करने में हिंदी साहित्य ने अपनी भूमिका को निर्वहन किया है। मैम, आपने पत्रकारिता में एमजीएमसी और बीजीएमसी की है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र को आप कैसे देखते हैं वर्तमान में? जी, पत्रकारिता, आज के टाइम की पत्रकारिता से तो मैं बहुत खुश नहीं हूं, मैं ये कहूं। क्योंकि पत्रकार कॉमर्शियल ज्यादा होते जा रहे हैं। ये बात हालांकि पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर कहने योग्य नहीं है, लेकिन कॉमर्शियलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। फिर भी मैं ये कहूंगी कि पत्रकार और पत्रकार जमात, कौम जिसे हम कहते हैं, यदि आप उनसे एक बहुत अच्छा व्यवहार और एक ट्यूनिंग मिला करके चलते हैं, तो वो बिना कॉमर्शियलाइज्ड हुए भी आपके साथ वैसा बर्ताव करते हैं जैसा आप चाहते हैं। मैं स्वयं पत्रकारिता में इसलिए उतरी क्योंकि मैं अगर प्रोफेसर नहीं होती तो मैं फुल टाइम पत्रकार ही होती। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मेरा न्यूज एंकर का अनुभव रहा है। तो मैं बुलेटिन्स पढ़ती थी, प्राइम टाइम बुलेटिन्स मैंने अपने शहर के चैनल्स में पढ़े हैं। भास्कर टीवी में मैंने काम किया है, सरेरा चैनल में मैंने न्यूज एंकर के रूप में काम किया है। तो हमेशा से, शुरू से, आप विश्वास करेंगे, मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊं। जब मैं छोटी थी, जब डीडी न्यूज पे सलमा सुल्तान जैसी जी। जी। समाचार वाचिकाएं आया करती थी, जी। सरला माहेश्वरी आती थी, तो जब टीवी, उस समय टीवी ऐसे हुआ करते थे जिनको हम शटर से इस तरह बंद कर दिया करते थे, उन्हें जी। जी। खोलते थे। क्राउन टीवी हमारे घर में था। और जब वो समाचार वाचिका 8:40 से शुरू होता था, प्राइम टाइम बुलेटिन, आपको याद होगा, 8:40 से 9 बजे तक, और उसके बाद बुनियाद सीरियल आया करता था। जी। उस दौर में छोटी सी बच्ची के रूप में जब मैं खड़ी हुआ करती थी, तो जैसे ही वो शटर बंद होता था, उस शटर बंद होने के बाद मैं सामने खड़ी होकर उस समाचार वाचिका की नकल उतारा करती थी। कुछ शब्द, कुछ लाइनें मैं याद कर लिया करती थी, और फिर मैं खड़ी होकर के समाचार वाचिका बनकर, जैसे सलमा सुल्तान बोल रही हैं तो उनकी मैं नकल उतारा करती थी, सरला माहेश्वरी जी बोल रही हैं तो उनको मैं कॉपी करने की कोशिश करती थी। इस प्रकार से पत्रकारिता और टीवी एंकर होने का कीड़ा जो मेरे अंदर था, वो बचपन से था, और बचपन से ही मैंने उस चीज को जिया। जब बड़ी हुई तो मुझे समझ में आया कि चौथा स्तंभ है पत्रकारिता। तो पत्रकार होने से हम व्यवस्था पर, क्योंकि मेरे मन में एक तूफान हमेशा से रहा,
बचपन से एक तूफान को मैंने फेस किया, और उस तूफान को फेस करने का एक ही बात था, संवाद करें, प्रश्न उठाएं। तो एक क्रांतिकारी महिला, आप मुझे कह सकते हैं कि क्रांतिकारी सोच की, स्वतंत्र सोच की एक महिला मैं शुरू से रही। बच्ची भी थी मैं, तब भी मैं सवाल खड़े करती थी। सवाल खड़े करना आजकल लोगों को पसंद नहीं होता। लोगों को वो लोग पसंद होते हैं जो आपको फॉलो करें एज इट इज। मैं इस मामले में लोगों से अलग रही। तो पत्रकारिता में इसलिए गई क्योंकि मैं एक पाक्षिक की एडिटर भी रह चुकी हूँ। जब मैं सरकारी नौकरी में नहीं थी, उससे पहले मैंने एक पाक्षिक भी निकाला है। कुछ ही एडिशंस हमने निकाले, और उसके बाद फिर जब मेरी जॉब हो गई, तो मुझे उसको फाइल कॉपी करके, एक तरह से वो बंद ही है, आज वो पत्रिका नहीं निकल रही, सेवा प्रदाता नाम से एक पाक्षिक समाचार पत्र उदयपुर से मैंने निकाला था। तो जी। प्रिंट मीडिया में एडिटोरियल लिखते वक्त बहुत कुछ उमड़ता घुमड़ता था। और जब वो माइंड को, जब चर्निंग होती थी, कहते हैं ना, हम एक दही की तरह मथते हैं तो मक्खन निकलता है। तो जी। उस विचारों के मक्खन को निकालने का आनंद मैं महसूस करती थी पत्रकारिता में, कि मुझे सोचने पर मजबूर करती थी, मुद्दे उठाने के लिए वो विवश करती थी। तो ये सारी चीजों से मुझे संतुष्टि प्राप्त होती थी। इसीलिए मैंने पत्रकारिता को अपनाने की कोशिश की। लेकिन शायद दाना पानी कहीं और लिखा था, तो जी। मैं पत्रकारिता की बजाय आज प्रोफेसरशिप में हूं। लेकिन बावजूद उसके आपको बताना चाहूंगी कि रचनात्मक पत्रकारिता मैं आज भी कर रही हूं। आज भी अपने आलेखों में जो मैं लिखती हूं, उनमें मैं कोई ना कोई मुद्दा उठाने का प्रयास करती हूँ। मैम, हिंदी साहित्य को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इसमें पितृसत्तात्मकता की ओर झुका दिखाई देता है मुझे हिंदी साहित्य। पितृसत्तात्मक, देखिए, अगर मैं इतिहास की विद्यार्थी हूं, मैं आपको बताऊं कि मैं इतिहास पढ़ाती हूँ जी। विश्वविद्यालय में। जी। अगर पितृसत्तात्मकता हम देखना चाहें और उसे हम फोर्सफुली कहें कि पितृसत्तात्मकता आज जीवित है या नहीं, पहले थी या नहीं, हम हम्म। आगे बढ़ गए या हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो मैं अक्सर बात करती हूँ वैदिक काल की। क्योंकि हम्म। मेरी जो पीएचडी है वो हम्म। महर्षि दयानंद सरस्वती पे है, जी। जिन्होंने हमेशा नारा दिया, गो बैक टू द वेदास, हम्म। वेदों की ओर लौटो। जी। वो हमेशा ये बात इसलिए कहते थे, सत्यार्थ प्रकाश उन्होंने लिखी। हम्म। उन्होंने अपने साहित्य में हमेशा से महिला उत्थान की बात की। पितृ सत्तात्मकता पे चोट करते हुए उन्होंने तो यहां तक किया कि महिलाओं को हवन करवाने का अधिकार दिया। और आज भी आप अखबारों में न्यूज पढ़ते होंगे, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो आज शादियां करवा रही हैं, जो अंत्येष्टि के, जो क्रियाकर्म की जो गतिविधियां होती हैं, जो सारे कर्मकांड होते हैं, वो सारी करवाने में पारंगत हैं। तो वैदिक काल में हमारी महिलाओं को जो अधिकार मिले, वैदिक काल में जो हमारे वेदों ने महिलाओं को अधिकार दिए, वो साहित्य ही था। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये हमारा बेसिक साहित्य है। इस साहित्य के आधार पे ही हमारी समाज का, हमारी संस्कृति का निर्माण हुआ है। तो जो हमारा मूल साहित्य है, वेद, उन साहित्य में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है। और हिंदी साहित्य को यदि हम देखें तो हम मून पर चले गए हैं। हम मून पर चले गए हैं, हमने चांद पर कदम रख दिया है। और ये अभी अभी घटना हमारे जीवन काल में हमने देखी है। और ये जीवन काल की प्रेरणा भी हमारे मूल साहित्य ग्रंथ ऋग्वेद से प्राप्त हुई है। ऐसा इसरो के चेयरपर्सन ने सार्वजनिक रूप से पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बात कही। तो हमारा साहित्य तो इतना बड़ा रहा है, इतना एनरिच रहा है। उसके बाद मैं बात करूं मध्यकाल में, मध्यकाल में जब विदेशी आक्रमण हुए, तो थोड़ी सी संस्कृति को चोट पहुंची, खत्म नहीं हुई। इकबाल ने कहा है कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो हमारी सभ्यता पर चोट जरूर हुई, प्रहार जरूर हुए, सभ्यता को घायल करने का प्रयास जरूर किया गया, लेकिन वो मिट नहीं सकी। और आज भी विश्व की प्राचीनतम सभ्यता यदि हम कहें तो वो भारतीय सभ्यता है। और उसको जिंदा रखने में साहित्य का बहुत बड़ा रोल रहा है। आधुनिक काल की अगर मैं बात करूं, तो आधुनिक काल में अंग्रेजों के जो भी क्रियाकर्म, जो भी कर्मकांड होते थे, जो भी उनकी एक्टिविटीज होती थी, जो भी उनकी पॉलिसीज होती थी, नीतियां होती थी, उनके खिलाफ बोलने में कितनी पत्रिकाएं, आप चाहे गांधी जी का नाम ले लीजिए, आप चाहे तिलक का नाम ले लीजिए, आप चाहे अरविंदो घोष का नाम ले लीजिए, जितने भी हमारे नेता रहे, क्या चाहे वो नरम दल के रहे, चाहे वो गरम दल के रहे, सबने साहित्य को, हिंदी साहित्य को अपनी धरोहर समझकर हिंदी साहित्य को अपना हथियार बनाया। और साहित्य के जरिए स्वतंत्रता को अचीव करने में बहुत बड़ा योगदान निभाया। तो हिंदी साहित्य
साहित्य ने तो युगों युगों से लेकर, ऋग्वेद से लेकर आधुनिक काल तक लेकर, और आज अगर कंटेम्प्रेरी साहित्य की हम बात करें, समकालीन साहित्य की बात करें, तो समकालीन साहित्य में भी कोई स्त्री विमर्श के मुद्दों को उठा रहा है, तो कोई सरकारी नीतियों पर आघात कर रहा है, कोई जातिवाद के खिलाफ बात कर रहा है। हर पत्रिका का एक स्वरूप होता है और उस स्वरूप के अनुसार वो काम करती है। और जिस तरह से आप अपना चैनल रन कर रहे हैं, आप भी एक विचारधारा के साथ चलने का प्रयास कर रहे होंगे। तो हर विचारधारा का साहित्य आज भी मौजूद है, पहले भी था। हाँ, ये बात कम है कि आज पाठक कम और लेखक ज्यादा होते चले जा रहे हैं। तो पाठक होना जरूरी है। लेखक होने से पहले हम अगर पाठक अच्छे होते हैं तो हम अच्छे साहित्य को ग्रहण भी कर सकते हैं और अच्छा साहित्य रच भी सकते हैं। ये मेरी भावना है। इस डिजिटल युग में हिंदी साहित्य की लोकप्रियता और विकास को आप कैसे देखते हैं? देखिए, डिजिटल युग में तो और आसान होता जा रहा है साहित्य सृजन, क्योंकि पहले सिर्फ लेखनी, लिख लिख कर, आप आपको बताना चाहूंगी, मैं इतिहास की विद्यार्थी हूं तो मुझे इतिहास के इंसिडेंट्स याद आते हैं, घटनाक्रम याद आते हैं। जी। 1857 की जब क्रांति हुई, जिसकी वजह से हम लक्ष्मीबाई को जानते हैं, उस 1857 की क्रांति में लिख लिख कर, लिख लिख कर कागज, रात रात भर में छह छह कॉपियां, सात सात कॉपियां, क्योंकि रात भर जब आप लिखेंगे तो किसी भी अखबार की छह से सात कॉपियों से अधिक नहीं निकाल सकते। डिजिटल युग और प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद जो स्थितियां हुई भारत में, वो तो तूफान आया ही, सूचना की क्रांति आई, ये तो अभी वर्तमान की बातें हैं। लेकिन ऐतिहासिक काल में हाथ से लिखने का चलन था। आज भी आप देखिए, कई लोग फेसबुक पर, अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कार्ड्स और इनलैंड लेटर्स को पोस्ट करते हैं कि किसी महान शख्सियत का लेटर अगर उनके पास आया होता है तो वो एक बहुत बड़ी हाथ से लिखी हुई लेखनी। 1857 की क्रांति में लोगों ने अपने विचारों को प्रचार प्रसारित किया और प्रचारित प्रसारित करके उस क्रांति को किया। हालांकि वो क्रांति सफल नहीं हो सकी, हमारे ही जमींदार वर्ग के साथ नहीं देने के कारण, भारतीयों के एक थोड़े से छोटे से मुट्ठी भर अंग्रेजों ने हमारी इतनी बड़ी क्रांति, जो प्रथम युद्ध जिसे कहा जा सकता था कि प्रथम युद्ध स्वतंत्रता का संग्राम है, वीर सावरकर ने उसे कहा, उसे फेल कर दिया। वो असफल हुई और उसके बाद फिर क्वीन विक्टोरिया का राज आया। तो आज के डिजिटल युग में और उस युग में बहुत अंतर इसलिए है क्योंकि आज हर चीज सोशल मीडिया से कनेक्टेड। तो डिजिटल युग को सोशल मीडिया से हम अलग नहीं कर सकते। कोई भी चीज हो, कोई भी रचना हो, चाहे वो हाथ से लिखी हुई हो, या आजकल तो स्थितियां ये हो गई कि आप बोल के टाइप कर सकते हैं। तो आपके मन में विचार जब आ रहा है, उसे कागज पर उतारने की देर करने की भी जरूरत नहीं है। आप बोल रहे हैं और सामने वाला मोबाइल या लैपटॉप आपको टाइप कर रहा है। तो एक तीव्रता जो है और एक सच्चाई, डिजिटल युग ने ये मदद की है कि जैसा एज इट इज आपके दिमाग में विचार है, वो वैसा की वैसा कागज पर उतर रहा है। तो ये एक प्लस पॉइंट मैं देखती हूँ। ये इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। देखिए, हर चीज अपवाद स्वरूप हम ये भी कह सकते हैं कि कई लोग दुरुपयोग भी करते हैं, कई लोग देशद्रोही भी होते हैं जो कुछ ऐसे संदेश भी इसके माध्यम से फैलाते हैं जो बहुत नुकसानकारी हो सकते हैं हमारे लिए। लेकिन साहित्य के अंदर जरूर मदद की है। आज बहुत सारी कॉपीज हम निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से हम टाइप कर सकते हैं, आज हमें टाइपिस्ट की जरूरत नहीं रही। आप ये देखिए, ये मोबाइल का जो ये छोटा सा उपकरण हमारे हाथ में होता है, ये उपकरण इतना स्मार्ट हो गया है कि इतना स्मार्ट कि ये सुनता है ना। हम एक अगर आम बोलचाल की भाषा में कहें तो ये सुनता है। आपने अगर एक चश्मे को सर्च किया है तो वो बार बार आपके सामने चश्मे के एड्स दिखाएगा। आपने अगर कोई ड्रेस मटेरियल को चूज किया है, आप अगर कुछ भी सर्च करते हैं गूगल हिस्ट्री से, तो वो बार बार वही चीजें आपके सामने लेकर के आएगा। और यही चीज रचनाओं में भी है। आप अगर हिंदी साहित्य में निराला की कविता को आप निकाल रहे हैं, या आप महादेवी वर्मा के किसी साहित्य को निकाल रहे हैं, तो वो उनकी किताबों के एडवर्टीजमेंट्स, उनके कॉम्बो सेट्स का एडवर्टीजमेंट आपके पास पहुंचाता है। तो ये मोबाइल्स और डिजिटल युग ने आसान तो की है राह को, लेकिन बशर्ते इसका दुरुपयोग ना हो, तो ये बहुत ही सुविधाजनक एक वस्तु है और एक क्रांति है, जिसे मैं कहूंगी कि जो सहायता कर सकती है मानव सभ्यता की काफी हद तक। भारत में हिंदी और उर्दू का जन्म हुआ। हिंदी को बड़े सम्मान से देखा जाता है, जी। जबकि उर्दू के साथ पक्षपात दिखाई देता है। ऐसा क्यों है? देखिए, मैं मेरी व्यक्तिगत अगर आप ओपिनियन माने तो जो मेरा शहर है, जी। यहाँ पर त्रिभाषा गोष्ठियां सबसे ज्यादा देखने में आते हैं।
अब इसे हम सामान्यकरण नहीं कर सकते, जनरलाइजेशन नहीं कर सकते कि उर्दू के साथ पक्षपात हो रहा है। जी। मैं उस शहर से आती हूँ, बीकानेर शहर में, राजस्थान के बीकानेर शहर में, अगर आपको मैं बताऊं कि काव्य गोष्ठियां जब होती हैं तो उसमें 3 भाषाओं का प्रयोग होता है और 3 भाषा के कवियों को आमंत्रित किया जाता है। उसमें एक होती है हिंदी, दूसरी होती है उर्दू और तीसरी होती है राजस्थानी। आप जानते होंगे, पता नहीं आपको मालूम है या नहीं, कि राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन जी। जी। 20 वर्ष से चल रहा है, लेकिन आज तक भी 8वीं अनुसूची में राजस्थानी को शामिल नहीं किया गया है। तो जी। राजस्थानी के आंदोलन को बुलंद करने की जो सबसे मजबूत आवाज उठी है, वो बीकानेर से उठी है। और बीकानेर में तो ऐसा कोई पक्षपात मुझे देखने में नहीं आता, क्योंकि हम लोग, आप अगर फिल्मों में भी गीत देखेंगे तो हम मजरू सुल्तानपुरी को याद करते हैं, हम गुलजार साहब को याद कर रहे हैं, हम जावेद अख्तर साहब को देखते हैं। तो आप देखिए, अक्सर ये उर्दू लेखक ही हैं जो मूलतः उर्दू बैकग्राउंड से लोग आए हैं। और आज भी मॉडर्न जमाने के संगीत में भी उनकी लिरिक्स कितने अच्छे से फिट हो रही है। कई बार मुझे देखकर, A R रहमान साहब को आप देखिए, मतलब आप ऐसे लोगों को देखेंगे जो उर्दू बैकग्राउंड से बिलोंग करते हुए आज सफलतम सीढ़ी पर खड़े हुए हैं। तो पक्षपात होता है, हाँ, कुछ जगह हो सकता है कि पक्षपात होता हो, लेकिन सभी जगह होता है ऐसा मेरे विचार में, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि उर्दू के साथ पक्षपात होता है। क्योंकि मैं तो एक ऐसे शहर से आती हूँ जहां त्रिवेणी का संगम है और उर्दू को बराबर तवज्जो दी जाती है। और यहां तक कि मैं आपको बताऊं कि जो साहित्यकार के सम्मान के रूप के जो समारोह होते हैं, वो सम्मान में भी 3 भाषाओं के रचनाकारों को ही अक्सर शामिल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हिंदी साहित्य के लोगों को सम्मानित कर दिया, 3 भाषाओं के रचनाकारों में उर्दू के जो यहाँ के शायर हैं, उर्दू के जो यहाँ लेखक हैं, उनका बहुत महत्व मैं देखती हूँ। ये बात आपकी हो सकती है कि आपको महसूस होती हो, मेट्रो सिटीज में होता हो ऐसा, लेकिन छोटे शहरों में अभी भी बराबर तवज्जो उर्दू को मिलती है। और उर्दू के साथ पक्षपात होता है, इस बात से मैं तो सहमत नहीं हो सकती। मैम, दक्षिण भारत में हिंदी के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं। महाराष्ट्र से आपने खबरें देखी होंगी, तमिलनाडु से देखी होंगी, कर्नाटक से देखी हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर देना चाहिए अब, या सरकार को कुछ और सोचना चाहिए इसके बारे में? हाँ, इस प्रश्न का जवाब मेरे पास नहीं है। क्यों मैम, क्या हो गया? तो कुछ सोच नहीं पा रही हूँ, कुछ बता नहीं पा रही हूँ। ठीक है मैम, कोई नहीं। हिंदी साहित्य ने। सीधा सीधा जिस चीज से है, मेरा सरोकार नहीं है। ठीक है मैम, अगला अगला सवाल। कुछ और बात करें। हिंदी साहित्य ने विश्व स्तर पर अपनी छाप जी। क्यों नहीं छोड़ी है अभी तक? कोई नोबेल पुरस्कार या कोई बड़ा सम्मान अभी तक देखिए, हिंदी साहित्य को नहीं मिल पाया है। क्यों नहीं छोड़ी है, आपका सवाल ये है कि क्यों नहीं छोड़ी है जी ना? हाँ, कारण क्या रहे क्यों इसके नहीं पीछे? छोड़ी है, ये बात कह रहे हैं आप। देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं। ऋग्वेद, देखिए, मैं फिर इतिहास के विद्यार्थी हूं और इतिहास बीच में आएगा। ऋग्वेद, जी। ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं, जी। ऋग्वेद के जो दोहे हैं, ऋग्वेद के जो मंत्र हैं, वो इंद्र को सबसे ज्यादा समर्पित है और उसके बाद अग्नि को सबसे ज्यादा समर्पित है। मैम तो मैम मैम, यहाँ ऋग्वेद पर की आपको जो कट ऋचाएं करना हैं, चाहूंगा। ऋग्वेद। इसमें मैम, सारी साइंस। मैम एक मिनट। ऋग्वेद जो भी हमारे हिंदू ग्रंथ हैं वो सब संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। मैं यहाँ पर हिंदी साहित्य की बात कर रहा हूँ कि हिंदी साहित्य विश्व स्तर पर अपनी जी छाप क्यों नहीं छोड़ पाया। हाँ, नहीं, मैं उसे उदाहरण के तो रूप से यूज कर रही हूँ कि हमारे जो संस्कृत का ग्रंथ है, वो जी। संस्कृत का ग्रंथ का भी अंतरराष्ट्रीयकरण किसने किया? मैक्स मूलर। मैक्स हम्म। मूलर का नाम आपने सुना होगा, जर्मन स्कॉलर थे मैक्स जी। मूलर। जी। और जी। वो जब आए, जब उन्होंने ट्रांसलेट किया उसे, तो वो सीमा से बाहर गए। सीमा से बाहर जाने के लिए हमें एक और भाषा होती है, अंग्रेजी। अगर अंग्रेजी में कोई चीज ट्रांसलेट होती है तो वो सीमा पार भी पुरस्कृत होती है। आप हम्म। देखिए, हमारे यहाँ की कई अच्छी पुरस्कार पुरस्कृत जो कवित्रियां हैं, पुरस्कृत लेखिकाएं हैं, उनकी रचनाओं को इंग्लिश में अनुदित करने जाने के बाद उनको अवार्ड्स के लिए भी चयनित किया गया है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि सीमा पार कोई नहीं है वैल्यू, या अंतरराष्ट्रीयकरण नहीं हो रहा है। हम बुकर पुरस्कार भी लेकर के आए हैं, हम रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स भी लेकर के आए हैं। और हमारे लेखक सीमा पार भी धूम मचा रहे हैं। चेतन भगत जैसे जो लेखक हैं, अरुंधति रॉय जैसे जो लेखक हैं, उन्होंने तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा मकाम हासिल किया है। तो हम नहीं कह सकते कम है। हाँ, मैं इस बात से सहमत हो सकती हूँ कि कम है, लेकिन नहीं है
हम क्रॉस नहीं लगा सकते। हम हैं, हम जीवित हैं और हम धीरे धीरे अपने पांव बढ़ा रहे हैं उस ओर। मैम, प्रेमचंद्र और राहुल सांकृत्यान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, प्रेमचंद ने हमेशा उस वर्ग की बात की जो शोषित था, किसान शोषित था। मध्यकालीन अवस्था में, जब मध्यकाल और मॉडर्न इंडिया के बीच में प्रेमचंद का जो पीरियड आता है, वो पीरियड आता है जब किसान परेशान था, जब जो लेबर क्लास श्रमिक है वो परेशान था। तो प्रेमचंद ने हमेशा अंत्योदय की भावना के साथ उस साहित्य को उजागर किया जो शोषित वर्ग की या मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी की, मार्जिनलाइज्ड यानी वो सोसाइटी जो हाशिए पर पटकी हुई है, उसकी पीड़ा को उजागर किया। तो प्रेमचंद के साहित्य की मैं भी बहुत बड़ी प्रशंसिका हूं, और प्रेमचंद के साहित्य को पढ़ने की बात मैं अपने विद्यार्थियों से भी करती हूं। आज हालांकि आजकल के विद्यार्थी तो इंटरनेट पे ही प्रेमचंद की रचनाएं ढूंढते हैं, लेकिन मेरे कहने से अगर प्रेमचंद की एक रचना को वो इंटरनेट पे भी पढ़ लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उस युग को जी लेते हैं। और चूंकि प्रेमचंद की रचनाएं आधुनिक भारतीय इतिहास को इंगित करती हैं, आधुनिक भारतीय इतिहास के परिदृश्य को इंगित करती हैं, तो आधुनिक भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय साहित्य सृजन, ये दोनों ही बातें एक साथ पढ़ने में आ जाती हैं। तो बहुत अधिक तो मैं नहीं कहूंगी कि मैंने प्रेमचंद की सारी रचनाओं को पढ़ा है, लेकिन जितना पढ़ा है, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने उस वर्ग की पीड़ा को महसूस करने का प्रयास किया, जिस वर्ग ने कभी सर उठाकर जीने की शायद बात भी ना अपने मन में सोची हो। उन्होंने उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए उस वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया। मैम, राहुल सांकृत्यान को आप कैसे देखते हैं? उनके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं। मैम, आपने इतिहास की, मेरे पास जो बुक आई है आपकी, दो आई हैं, एक है कोटा राज्य का इतिहास और एक है इतिहास में संत। इन पुस्तकों को लिखने के दौरान आपने क्या अनुभव किया? क्या ऐसे तथ्य हैं जो आप बताना चाहते हैं? देखिए, संतों के बारे में लिखने की बात इसलिए आई क्योंकि भारतीय संस्कृति से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित रही हूँ। भारतीय संस्कृति वो संस्कृति रही है जिस पर पता नहीं कितने अनगिनत अटैक्स हुए, आक्रमण हुए, प्रहार हुए, लेकिन बावजूद उसके भारतीय संस्कृति ने अपनी जड़ें हिलने नहीं दी, और आज तक वो जीवित हैं। और पश्चिम से लोग भारतीय संस्कृति में आध्यात्म को ढूंढते हुए, भारतीय संस्कृति के विचारों का अनुकरण करते हुए यहाँ आते हैं और यहाँ आकर के शांति ढूंढते हैं। अभी वर्तमान में हम जब देखें तो कुंभ के मेले में कितने विदेशी हमारे पास जुड़े थे आकर के। तो क्यों उनको शांति महसूस होती है? वो ऑरा जो भारतीय संस्कृति का है, उस ऑरे को बनाए रखने में हमारे संतों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और वो संतों के योग को परीक्षित करने के लिए कि कौन कौन से संत रहे, मैंने इसे एक एडिटेड बुक के फॉर्म में निकाला है, जिसमें मैंने लोगों से आर्टिकल्स इनवाइट किए। आर्टिकल्स इनवाइट करने के बाद मैंने उसे एडिट किया। मैं इसकी एडिटर हूं, मैं इसकी मूल लेखक नहीं हूं, मैं इसकी एडिटर रही हूं। तो मैंने इसे संपादित किया है और लोगों से आर्टिकल्स इसलिए मंगवाए क्योंकि हर व्यक्ति के दिमाग में एक अलग संत की छवि थी। अगर मैं लिखती तो शायद किसी एक, दो या तीन संतों की अधिकतम कहानी लिख सकती थी, जिससे हम प्रभावित होते हैं। लेकिन अलग अलग आर्टिकल्स मंगवाने से यह हुआ कि अलग 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 संतों की, जो उनके क्षेत्र के संत थे, उनकी बात लिखी। और उनकी बात, उनकी जीवनी से हम निश्चित रूप से प्रभावित होते हैं। और हमारी वर्तमान पीढ़ी को हमें इस बात से रूबरू करवाना बहुत आवश्यक है कि हमारे संतों ने क्या कहा, क्या लिखा, और जो वर्तमान में जो संत हैं वो क्या विचारधारा लेकर के चल रहे हैं। तो इस बात ने मुझे इस किताब को लिखने के लिए प्रेरित किया। कोटा राज्य का इतिहास के बारे में आपने मुझसे पूछा, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगी कि कोटा राज्य के इतिहास पर मेरी शोधार्थी कौशल्या कुमारी ने काम किया है, और उसके संयुक्त तत्वावधान में ये पुस्तक मैंने संपादित, हम ये भी इसे संपादित ही कहूंगी मैं। ये मूलतः कौशल्या के शोध को हमने एक पुस्तक का, तो ये मेरी शोधार्थी ने कोटा राज्य पे काम किया, और उसकी इच्छा थी कि कोटा राज्य के अंदर जो आधुनिक इतिहास में जो एग्रीकल्चर रिलेटेड, यानी जो कृषि आधारित और जो उद्योग आधारित जो रिफॉर्म्स हुए, जो सुधार हुए, राजा जालिम सिंह विशेष रूप से
उनके पीरियड में जो सुधार हुए उसको उसने पढ़ने का अध्ययन किया, और उसके बाद उसने इस बात को मुझसे साझा किया कि मैडम मैं चाहती हूँ कि इससे हम प्रकाशित करवाएं। तो इसलिए फिर उसे हमने किताब की शेप देकर, तो ये शोध कार्य है जो मेरी स्टूडेंट का शोध कार्य है, और उसे हमने किताब की शेप में छपवाया है। मैम, आपने एक बाल साहित्य में मुट्ठी में आकाश नाम से एक पुस्तक लिखी है। ये पुस्तक कोई अपने बच्चों को क्यों पढ़ाए? जी, बिल्कुल, मुट्ठी में आकाश मैं लेकर के बैठी हूँ, ये देखिए, मुट्ठी में आकाश। मुझे मालूम था कि आप ज़रूर कोई ना कोई प्रश्न मुट्ठी में आकाश, क्योंकि बाल साहित्य की आज सबसे ज़्यादा महत्ता इसलिए है क्योंकि डिजिटल युग में जो जी। हमें देखिए नुकसान भी होते हैं डिजिटलाइजेशन से। बहुत ज़्यादा जब डिजिटलाइजेशन हो रहा है, जब हम पढ़ते थे तब फोटो स्टेट एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। जब अति महत्वपूर्ण होता था, तब हम कुछ फोटो स्टेट करवाने के लिए दुकानों पर जाते थे और फोटो स्टेट करवाते थे। और आज के बच्चों की स्थिति ये है कि वो पूरे के पूरे रजिस्टर्स फोटो स्टेट करवा रहे हैं। पूरे रजिस्टर्स और नोट्स वो फोटो स्टेट करवाते हैं, या वो प्रिंट मांगते हैं आपसे और वो प्रिंट आउट निकाल करके उन नोट्स का अध्ययन करते हैं। ऐसे युग में किताबें पढ़ना लगभग नगण्य होता जा रहा है। तो छोटे बच्चों को अगर हम इस प्रकार का साहित्य, एक सरल भाषा का साहित्य उपलब्ध करवाएंगे, तो वो शायद किताबों से जुड़ेंगे। आपने भी शायद पढ़ी होंगी। मैंने अपने समय में जब मैं छोटी थी, जब एक नन्ही बालिका थी, तो मेरी माता पिता ने मुझे चंपक, नंदन और बालहंस जी। जैसी जी। किताबें, जैसी पुस्तकें, ये मैगजीन्स थी जो बच्चों के लिए आया करती थी। ये जी। मैगजीन्स में पढ़ा करती थी, और वो हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन मंगवाते थे, इसलिए कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के कारण कहीं हिंदी कमजोर ना हो जाए। तो वो हिंदी वर्जन भी पढ़ने के लिए कहते थे, और फिर उसी का इंग्लिश वर्जन भी मुझे पढ़ाते थे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आपको जाना है तो आपको एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा का आना बहुत जरूरी है। आप उसका कितना इस्तेमाल करते हैं, ये आपके अपने विवेक पर निर्भर करता है, किंतु आपको सीखनी जरूर चाहिए। तो पुस्तक लिखने के पीछे यही उद्देश्य था कि बच्चों को साहित्य से जोड़ें, क्योंकि बच्चे, आज आप जिस भी घर में जाएंगे, आपको बच्चा मोबाइल लेकर गेम खेलता हुआ दिखाई देगा। वो कोई किताब पढ़ता हुआ नहीं दिखेगा, वो चंपक पढ़ता हुआ नहीं दिखेगा, वो बालहंस पढ़ता हुआ नहीं दिखेगा, वो नंदन पढ़ता हुआ नहीं दिखेगा। ये पुस्तकें तो अब तकरीबन बंद ही होती जा रही हैं। बात करूं कॉमिक्स की, तो एक दौर था, शायद आपको भी याद होगा, जी कि मैम। 50-50 पैसे में कॉमिक्स, एक एक रुपए में कॉमिक्स किराए पर लाकर दुकानों से हम जी। पढ़ा करते थे। वो दौर था, और किराए से पढ़कर दोबारा दे दिया करते थे। 50 पैसे में आधे घंटे साइकिल चलाने को मिलती थी। साइकिल वाले के यहाँ जाते थे, किराए से साइकिल लेकर के आते थे, आधा घंटा चलाते थे, और 5 मिनट की चोरी करने में जो आनंद आता था, उसे मैं और बताना चाहूंगी आपको, कि 5 मिनट एक्स्ट्रा चला के, और फिर जब वो साइकिल वाला चिल्लाता था कि आप लेट हो गए और पैसे लूंगा, तो तब साइकिल रख के भाग जाना। वो जो एक युग था, उस युग को जीते जीते, उस युग को याद करते करते दिमाग में ये बात आई कि अच्छा साहित्य रचें। और हनुमानगढ़ के एक साहित्यकार हैं दीनदयाल शर्मा, देश के लब्ध प्रतिष्ठ बाल साहित्यकार हैं। उन्होंने भी मुझे प्रेरित किया कि मेघना जी, आप अगर साहित्य सृजन करती हैं तो बच्चों के लिए भी लिखिए, और अपने बच्चे को भी अगर आप साहित्य पढ़ने को देंगी तो शायद उसका भी मोबाइल के प्रति झुकाव कम होगा। तो मोबाइल के प्रति झुकाव कम तो नहीं हुआ, लेकिन कंट्रोल करने में, कम नहीं कहूंगी मैं, लेकिन कंट्रोल करने में एक भूमिका इसने निभाई है। और आपको मैं बताऊं कि एक बार तो मेरे खुद की संतान ने, मेरे अपने बच्चे ने, ये उसी की फोटो है इस किताब पर, ये मेरा जी। ही बेटा है, और इस बच्चे ने अपने बर्थडे पे अपने दोस्तों को ये किताब बांटने की बात मुझसे कही कि मम्मा मैं अपनी क्लास के बच्चों को मेरी वाली किताब दूंगा। तो मेरे लिए वही बड़ी बात थी कि कम से कम उसने उसे आत्मसात तो किया, अपनाया तो सही। उसने कहा कि मेरी वाली किताब। बस इतना भी अगर हम कर पाए आज के युग में, क्योंकि हम बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं है, मोबाइल बच्चों के हाथ में है, और बच्चे जल्दी मैच्योर हो रहे हैं। उनका बालकत्व, उनका शिशुत्व मेंटेन करने के लिए, किताबों से उन्हें जोड़ने के लिए बाल साहित्य रचना की बात, रचने की बात मेरे मन में आई, और मैंने एक प्रयास किया है। एक बहुत छोटा सा प्रयास है ये, बहुत बड़ा प्रयास नहीं है, क्योंकि एक ही पुस्तक शिशु गीत के रूप में मैंने लिखी है अभी तक, और आगे भी कोशिश कर रही हूँ। कुछ रचनाएं मेरी पत्रिकाओं में भी छपी हैं, उनका भी एक संग्रह निकालने का प्रयास किया जा सकता है। बीच में कुछ अपने कर्मस्थली पर थोड़ी सी व्यस्तताएं ज्यादा हो गई थी, तो मैं बीच में साहित्य से विराम ले चुकी थी, और अब साहित्य में पुनः मैं उतरी हूं। तो अब हो सकता है बहुत जल्द मैं एक और
कविता संग्रह या शिशु गीत संग्रह आपके सामने ला सकूं।